ओके। अच्छा, अमृतेश को मैं एक चीज़ बोल दूं कि अमृतेश, ये इनकम टैक्स का क्लास है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना वो हो गया है। तो यू डोंट हैव टू थिंक, मतलब ज़्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है। आपको मैं इंट्रोडक्टरी जितना सारा बात है वो सब शेयर करूंगा, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो फिर आप ऑटोमेटिकली अभी जो क्लास में होगा ना उसके साथ रिकनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बस थोड़ा मेहनत करना होगा। अच्छा, बाकी आज का क्लास समझ में आएगा, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ। और आज स्टार्ट करने वाले हैं एक हेड्स ऑफ इनकम। ऐसे तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, तो था एग्रीकल्चर इनकम एंड इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हाँ सर। हाँ। अच्छा सुनो, ये इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्री इनकम का ना मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन आंसर देने वाला था लास्ट वीक, बट तबीयत खराब के कारण ना मैं दे नहीं पाया। तो मैं आज दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग घर में ज़रूर उसको ट्राई करना, ठीक है। और उसका जो भी प्रॉब्लम डाउट रहेगा, कुछ तो डाउट ज़रूर रहेगा, उसको मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम टैक्स में मेनली 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। मतलब ये मैं अमृतेश के लिए ही थोड़ा बोल देता हूँ कि 5 हेड्स ऑफ इनकम मेनली इंसान का हो सकता है। तो ये जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स एक्ट है, ये 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को बनाया गया था। उसके बाद ये इनकम टैक्स वाले इंसान को इनकम करने का 5 जरिया बनाया है। उसमें से चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं हाँ स्टार्ट भी करूँगा हाउस प्रॉपर्टी, और जो भी थोड़ा बहुत बात करना है मैं कर लेता हूँ। 5 हेड्स ऑफ इनकम में से क्यों 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाया गया, मतलब जो भी आप अलग अलग एरिया से कमाओगे, हर इनकम का हिसाब होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो ना। हम लोग का अलग अलग इनकम का सोर्स हो सकता है, ठीक है। अब क्या है ना कि पहले पहले क्या सोच सोच होता था कि भाई जो जॉब कर रहा है वही इनकम कर रहा है, बिजनेस वाले का इनकम का क्या खबर, कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल तो सरकार, आजकल तो लोग घर में बैठ के कंप्यूटर में भी कमाते हैं, ये जिसको हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं। हेलो सर, डू यू ऑल नो फ्रीलांसिंग? हाँ सर, फ्रीलांसिंग का आइडिया है। हाँ सर, वर्क हाँ। फ्रॉम होम। यस सर, मतलब वो आप बैठे बैठे, मतलब आप अपने कंप्यूटर से ही दुनिया में काफ़ी सारा इनकम कर सकते हो। कि मैं कभी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा जिनको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। जो भी काम आजकल ऑफलाइन में होता है वो सारा का सारा काम मतलब मैक्सिमम लेवल में ऑनलाइन में भी हो सकता है, और पूरा दुनिया भर का काम कर सकते हो। इवन यू कैन वर्क फॉर अफ्रीकन बिजनेस ऑल्सो। तो चलो वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट है ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है क्या? यस है सर। सर। ओके। तो इनकम टैक्स में आज पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम अंडर द हेड, ओके। ये U/H का मतलब क्या है, अंडर द हेड। अच्छा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज द टुडेज टॉपिक। इसमें डिटेल्स चर्चा होगा। ऐसे इसका इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुका था, ये तो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़े होंगे, जिनको पता है कि हम लोग पहले पूरा का पूरा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं किया, जैसे कि रौनक का मिस है, इसका मिस है, अमृतेश का मिस है, प्लीज़ मेरे को बोलना, मैं मुझे याद रहेगा, मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार प्लीज़ इंट्रोडक्टरी सारा का सारा क्लास कर लेना, ताकि तुम लोग कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। नहीं तो ये पूरा टैक्स का ओवरव्यू है, इंट्रोडक्टरी सारा का सारा क्लास करने से टैक्स एक बार पूरा गो थ्रू हो जाता है। तो ये इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी जो आज करना है, ठीक है। इसके बारे में मैं इंट्रोडक्टरी में पहले भी बोल के रखा था कि ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या है। बट सबसे पहले तो मैं जो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में थोड़ा बात कर रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंसान जो इनकम करते हैं इस इनकम को ना 5 हेड में बांटा है। अच्छा, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 22, इनकम टैक्स एक्ट जो है ये 1961 का है। 1961 में सेक्शन 22 से लेके सेक्शन कितना तक बोलो तथा, सेक्शन 22 टू 27 सर। 27, वेरी गुड सर। 22 से लेके 27 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इनकम टैक्स वाले कहा है, ठीक है।
अब इसमें जो मैं 5 हेड्स थोड़ा बता रहा था बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा अमृतेश को ही बोलना चाहता हूँ कि सर ये 5 हेड्स है क्या, ठीक है, एक बार ये बस जान लो और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। 5 हेड्स में आपका आ जाता है सैलरी हेड, ठीक है, जो सबसे पॉपुलर भी माना जाता है, ठीक है, मतलब सैलरी वाले लोगों को टैक्स देना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, मतलब छुपाने का कोई जगह नहीं है। तो सैलरी हेड, दूसरा क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड। यही इनकम टैक्स का सबसे मेन एरिया आप बोल सकते हो आप। ऐसे सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द मेन एरिया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और क्या है, बोलो, चौथा बोल। कैपिटल गेन, कैपिटल गेनिंग की, वेरी गुड सर, कैपिटल गेन अदर इनकम। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी लिखने का जरूरत नहीं है ये वाला, ये तो मैं बस समझा रहा हूँ बिकॉज डिटेल्स तो मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, आईफोस। हाँ, प्यार से क्या बोलते हैं, IFOS, आईफोस, ठीक है, जो डोंट नीड टू राइट डाउन, ओके। ये आप लोग जब भी इंट्रोडक्टरी क्लास करोगे ना, मिल जाएगा सारा का सारा। तो ये है 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब ये 5 हेड्स ऑफ इनकम ही जो है ना, मतलब इसको अलग अलग करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करके रखते हैं, इसको अलग करके आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आप कौन सा इनकम करते हो, आप जॉब करते हो, सैलरी से कमाते हो, तो इसका हिसाब थोड़ा अलग होता है, मतलब इसका कैलकुलेशन एरिया अलग होता है। जो अगर आप घर भाड़ा देके कमाते हो, सर रेंट से काफ़ी लोग कमाते होंगे, स्पेशली इन सिटी, सही की गलत बोलो सर, सिटी में या कोई भी बड़े टाउन में लोग घर भाड़ा देके अच्छा खासा कमाता होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बोलो सर। हाँ सर। यस सर। सिटी लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हाँ, मुंबई में तो भाड़ा का इतना, मतलब इंडिया में सबसे महंगा माना जाता है मुंबई को, ठीक है। मुंबई का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर जगह बहुत कम है, ठीक है, कंपेरेटिवली, और लोग बहुत है, ठीक है, दिस इज मुंबई। इवन ये अगर आप मुंबई में ये जो ये देख पा रहे हो सर, क्या बोलते हैं इसको, जो बस्ती एरिया, ठीक है, स्लम्स, ठीक है, मतलब जैसे धारावी टाइप में, धारावी इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम में से है। वहाँ पर तो स्लम का भाड़ा भी 5,000 7,000 रुपये होता है कम से कम, चौल बोलते हैं मुंबई में, जो थोड़ा सा और बेहतर होता है उसको चौल बोलते हैं, मैं जितना जानता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जिनको नॉलेज है वो बता सकता है। हाँ सर, जॉब हाँ बोल। सर। वहाँ पर चौल बोलते हैं, जो थोड़ा बेहतर हो उसको चौल, और एकदम नॉर्मल हो तो बस्ती। तो वहाँ पर चौल का भाड़ा, मतलब जो नॉर्मली एजवेस्टर वगैरह का होता है, ठीक है, उसका ही भाड़ा हो जाता है 8,000 10,000 का, मतलब कम, मतलब काफ़ी महंगा है मुंबई इस एंगल से, ठीक है। और ये सब नॉर्मल, बैंगलोर भी महंगा है, बट मुंबई में काफ़ी क्राइसिस है, और एक्चुअली मैं इसलिए मुंबई का बात किया बिकॉज मुंबई बिजनेस के लिए भी सबसे महंगा प्लेस है करेंटली इंडिया में। ऐसे तो इंडिया में अभी बिजनेस के लिए सबसे महंगा जो मार्केट है उसका नाम कोई बता सकते हो। एक टाइम पे कोलकाता का पार्क स्ट्रीट महंगा हुआ करता था 2014 का लिस्ट में। एक जगह है सिर्फ दिल्ली में, कनॉट प्लेस, नाम सुने हो, ये स्पेलिंग क्या है कनॉट प्लेस का, हाँ, ये है कनॉट प्लेस, ठीक है, ये दिल्ली का एक मार्केट एरिया है, ठीक है, ये करंटली इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर किसी को ऑफिस बनाना है, किसी को अगर शॉप ओपन करना है कनॉट प्लेस में, तो सबसे महंगा चल रहा है, मतलब ये पूरा इंडिया का, इवन वर्ल्ड का टॉप 15 में से एक है। अब सर ये सब क्यों बता रहे हो, सर सिंपल बात है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी जो आज डील करने वाले हो ना सर, ये किसी ना किसी का हाउस प्रॉपर्टी है, ये जो कनॉट प्लेस है ये किसी ना किसी का हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी से रेंट से इनकम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, और वही उसका वैल्यूएशन, उसका रेंट, उसका हिसाब किताब अलग है कि नहीं सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। क्या सैलरी सोर्स ऑफ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ इनकम, क्या इनकम तो इनकम है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम इज ऑलवेज इनकम, चाहे जो भी एंगल से हो, बट सबका एक अलग अलग कैरेक्टर है। बिजनेस एंड प्रोफेशन का अलग बात होता है, ठीक है, जिसमें आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आप कोई प्रोफेशन करते हो, लाइक प्रोफेशन इन द सेंस अगर आप कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, ठीक है, जो प्रोफेशनल है। अगर कोई डॉक्टर किसी का ऑफिस में काम करते हैं, जो सेल्फ प्रैक्टिस डॉक्टर है वो प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं तो वो जॉब है, ठीक है। अगर कोई टीचर किसी स्कूल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो जॉब है। लेकिन अगर वो टीचर खुद अपना
सेल्फ स्टाइल टीचर है, मतलब अपने सेल्फ प्रैक्टिस टीचर है, तो फिर वो प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में काम करे तो जॉब, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल में अपना सेल्फ प्रैक्टिस करे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजनेस एंड प्रोफेशंस का और जॉब के साथ फर्क समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस दादा। ओके, तो दिस इज बीपी। ओके, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में डिटेल चर्चा बीपी पे करूंगा। ऐसे इंट्रोडक्टरी में काफी सारा पॉइंट मैंने चर्चा करके रखा, सैलरी का भी मैं इंट्रोडक्टरी बोला, हाउस प्रॉपर्टी का भी मैं इंट्रोडक्टरी बोला। आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा बताऊंगा, बट फिर मैं मेन पार्ट में चला जाऊंगा। कैपिटल गेन मतलब अगर कोई कैपिटल एसेट है आपका, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, ज्वेलरीज है, ठीक है, कोई अच्छा महंगा, कोई भी चीज़ें हैं जो महंगा है, वैल्यूएबल है, उसको सेल करके अगर आपको इनकम होता है ना, वो कैपिटल गेन में आता है। और अदर सोर्स में वो आता है जो कहीं नहीं आता। जैसे नॉर्मली अगर आप डिविडेंड कमाते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाते हो, या फिर बैंक से इंटरेस्ट कमाते हो, ठीक है, और जो बाकी हेड में कहीं पर भी जगह नहीं मिला, ठीक है, बाकी हेड में कहीं पर भी जगह नहीं मिला, ना तो सैलरी है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी है, ना तो बीपी है, ना तो कैपिटल गेन है, तो फिर उसको जगह कहाँ मिलेगा सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसका ठिकाना क्या है? अदर सोर्स। तो ये है बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो आज चर्चा करेंगे सर हाउस प्रॉपर्टी में। क्लियर है ना सर? इतना तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बात बढ़ा सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। दादा। यस। अमृतेश, क्लियर है बात इतना? हाँ सर। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, और कुछ जरूरी नहीं है अभी। अच्छा देखो, तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में जो बात हम लोग करेंगे, ठीक है, उसमें फटाफट एक चीज़ मैं एक बार रिकॉल करा दूँ सबको कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हाउस प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? से फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, ठीक है, घर बनाना है, चलो घर बनाते हैं, 2 मिनट घर बनाएंगे। ये आपका घर है, इस घर में आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है, थोड़ा अलग किस्म का घर है सर, नया नया डिज़ाइन आजकल बन रहा है सर, घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द घर, ये आपका एक घर है। इस घर में 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा है। एक हिस्सा ऐसा है जिस पे आप रहते हो, इसको बोलोगे एसओ। क्या बोलोगे सर? एसओ। एसओ मीन्स सेल्फ ऑक्युपाइड। एसओ मीन्स सेल्फ ऑक्युपाइड। एक दूसरा हिस्सा है जो आप यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, मतलब अपना ही बिजनेस के लिए दुकान बना के रखे हो। एंड एक बीच वाला एरिया है जिसको तुमने क्या कर दिया सर? लेट आउट कर दिया। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, लेट आउट कर दिया। लेट आउट मीन्स तुमने भाड़े पे दे दिया। बात समझ में आया सर? लेट आउट का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, इसको प्यार से कहेंगे एलो। क्या कहेंगे प्यार से? एलो। ओके, जैसे इसको प्यार से क्या बोले? एसो। इसको बोलेंगे एलो, मतलब एसो मतलब अपना, एलो मतलब अपना चीज दूसरे को दे देना, ठीक है, भाड़े पे। तो लेट आउट। आप लोग में से कौन बताएगा मुझे सर कि इसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड यूज फॉर ओन बिजनेस का प्रॉपर्टी, क्या पूरा ही आपका हाउस प्रॉपर्टी है? हेलो, बात को हाँ समझ में आ सर। रहा है? नो सर। फिर इसमें से कौन सा पोर्शन अलग है कुछ? लेट आउट सेल्फ आला था ऑक्यू सर। सेल्फ ऑक्युपाइड भी अलग है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये जो और जो मैंने आप, अलग। वेरी गुड सर, ये जो मैं आप लोगों को अभी 5 हेड बताया, इसमें से ये जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है, ठीक है, इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका ये दोनों पोर्शन आएगा, जिस पोर्शन पे आप खुद रहते हो और जिस पोर्शन को आप भाड़े पे दिए हो। चाहे भाड़ा किसी भी काम के लिए दो, मतलब चाहे कोई रेसिडेंशियल बंदा रहते हैं आपके घर में, या फिर कोई दुकान के लिए भाड़ा दे के रखे हो, डजेंट मैटर। बट अगर आप लेट आउट दिए हो या सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये दोनों पोर्शन सिर्फ आपका
ये दोनों पोर्शंस आपका हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पोर्शन आप ओन बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, ओन बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए यूज कर रहे हो, ये पोर्शन आपका कहाँ चला जाएगा? ये पोर्शन आपका इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में चला जाएगा। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, याद रखिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस हेड के अंदर इसका काउंटिंग होगा। मतलब जो अपना ही घर है, अपना ही घर में आप वहां पर कोई दुकान चलाते हो, बट उस दुकान से जो इनकम आपका होता है वो इनकम आपका बिजनेस इनकम है, और बिजनेस इनकम को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में काउंट किया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। तो फिर घर तो वही है, बट फिर भी हिसाब अलग हो गया। हाँ सर, ये क्लियर है? अमृतेश बोल। घर वही है पर फिर भी हिसाब अलग हो गया। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, अभी सुनते जाओ, बाद में तुम जब इंट्रोडक्टरी कर लोगे तो तुम्हें भी थोड़ा मतलब ठिकाना लग जाएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, एक स्टेटमेंट होता है जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होता है, तो उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन। ये मैंने इंट्रोडक्टरी पे भी लिखा के रखा हूँ, पर फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, क्यों, रीजन है इसीलिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, मतलब जब भी हम लोग किसी भी तरह का हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस करें, मतलब किसी का हाउस है उससे वो इनकम करते हैं, तो उसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस करना कैसे होता है, वही यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बात को समझिएगा, सिंपल बात है एकदम। ओके, इसमें आप एक काम कीजिए, एक पर्टिकुलर बना लीजिए और दो कॉलम बनाइएगा, वन फॉर लेट आउट, वन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, मैं बार बार शॉर्ट ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लॉन्ग यूज कर सकते हो, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड, जो नाम आपको पसंद है, ठीक है, मतलब बुरा नाम भी यूज करना, नाम तो पसंद दोनों करना होगा, मतलब एलो की जगह आप लेट आउट भी लिखो या एसओ की जगह सेल्फ ऑक्युपाइड लिखो। अच्छा, हम लोग इससे सबसे पहले क्या करते हैं तो था, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में क्या देना पड़ता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, थैंक यू सर। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा ये जो स्टेटमेंट आप बनाते हो ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर का होता है ना? जैसे करेंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, मतलब आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे जून में, ठीक है, उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर चलेगा 2021, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर क्या चलेगा? 21 22। 21 22। जब आप लोग जून में एग्जाम के लिए बैठोगे मई जून में, उस टाइम पे आपका ये पैटर्न चलेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट भी आपको किसी एक पर्टिकुलर ईयर का ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर होगा 2021। जैसे कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का क्या खेल है, आप लोग तो जानते ही हो। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मतलब, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर का कैलकुलेशन होता है, मतलब जैसे कि इनकम टैक्स का नियम है कि जिस साल कमाओगे उसके नेक्स्ट साल आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। एक दूसरा नियम भी है कि जिस साल कमाते हो उसी साल टैक्स देना पड़ता है, वो एडवांस टैक्स कहलाते हैं। एडवांस टैक्स का चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जैसे 2021, अभी तो ये 2021 एक्चुअली खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका टैक्स का हिसाब किताब तो कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज ये जो मार्च चल रहा है ना सर, अभी दिस इज करेंटली मार्च, इसका जो 31 खत्म होगा ना तो 2021 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, तो प्रीवियस ईयर भी 1 अप्रैल में चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ये आप लोग जानते हो। और ये 31 मार्च खत्म आने को है, ठीक है, खत्म होने को है, तो ये खत्म हो जाएगा। आप लोग का जब एग्जाम चलेगा जून जुलाई मई जून टाइम पे, उस टाइम पे आपका ईयर हो जाएगा जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके, फिर वो ईयर चलेगा 31 मार्च 2022 तक, ये सिस्टम है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च का 2021 अभी खत्म होने को है, आप लोग एग्जाम के टाइम पे 21-22 चलेगा, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है असेसमेंट ईयर पे, सिस्टम यही है। प्रीवियस ईयर में कमाओगे, असेसमेंट ईयर में गवाओगे, सरकार को देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है। प्रीवियस ईयर में इनकम जो करेंगे उसका हिसाब किताब या टैक्स पूरा, असेसमेंट का मतलब क्या है, हिसाब किताब करना, हिसाब करके सरकार के घर में टैक्स जमा करना है। इज इट क्लियर ना सर? जिनको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का थोड़ा भी डाउट था, रिमेंबर हो गया? हेलो,
प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर समझ में आया अमृतेश? बोलो। हाँ सर। ओके ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हाउस प्रॉपर्टी का ना एक जीएवी होता है। क्या होता है? जीएवी। जीएवी मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं आता हूँ, यही सबसे बड़ा पॉइंट है आज का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपको कभी भी देख के नहीं रखेगा, ये आपको मतलब कैलकुलेट करना होगा। जीएवी से आपको माइनस करना होता है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, दिस इज द सिस्टम। पहले आपको जीएवी कैलकुलेट करना है जो गिवन नहीं रहता है। इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत का बात है, और सबसे दिमाग जो खाएगा हाउस प्रॉपर्टी जीएवी में ही खाएगा। फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मतलब जो ओनर है वो अपने घर के लिए जो म्यूनिसिपल टैक्स पे करता है सर, वो अमाउंट आपको लेस करना पड़ेगा। अच्छा एक बात कह लो कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी कुछ नहीं होता। मतलब जिस घर में आप खुद रहते हो ना, उसके लिए सरकार को आपको वो आप जहाँ पर भी रहते हो थोड़ा बहुत एक मिनिमम टैक्स देना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इनकम कुछ नहीं होता ना, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। पंचायत में रहते हो तो पंचायत टैक्स देना पड़ता है, अगर टाउन में रहते हो तो उसका भी एक टैक्स होता है कि नहीं होता, घर का टैक्स। हाँ सर, प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, बोलो सर। है दादा। हाँ है सर। ना? लेकिन हम लोग यहाँ पर जो हिसाब कर रहे हैं, ये जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह होता है ना, उसका एक अलग म्यूनिसिपल टैक्स होता है। ठीक है, तो वो वाला, तो अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कोई जीए भी नहीं है तो इसका कोई म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको भी नील करना। जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं उसके लिए हम लोग सरकार को कुछ पे नहीं करते नॉर्मली, वो अलग बात, वो टैक्स वगैरह थोड़ा देते हैं, वो हमारा इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। बट नॉर्मल बिजनेस के केस में, मतलब लेट आउट जिसके लिए आप रेंट दे रहे हो, बिजनेस बोल रहा हूँ मैं, जिसके लिए आप रेंट पे दे रहे हो, वो प्रॉपर्टी का एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, वहां से आप कमाते हो, करोड़ों कमा सकते हो। ठीक है, जैसे कनॉट प्लेस मैंने आपको बताया ना, इसमें तो 1 स्क्वायर फीट का भाड़ा होता है करीब 1 स्क्वायर फीट का भाड़ा कम से कम मोस्ट प्रोबेबली लाख के आसपास का भाड़ा है। मैं इसका एक हिसाब कभी देख रहा था, कनॉट प्लेस रेंट, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कनॉट प्लेस का काफी भाड़ा होता है, मतलब वेरी महंगा। चलो कभी कभी बात करूंगा मैं इसके बारे में, अभी मिलना ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स को हटा दिया, अच्छा क्या मिल जाएगा मुझे? जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स हटाए तो क्या मिल जाएगा सर, फटाफट बोलो। नेट एनुअल वैल्यू सर। एनएवी सर, वेरी गुड, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, इसका एनुअल वैल्यू होगा, इसका एनुअल वैल्यू नील होगा सर। ठीक है, एसओ का। फिर वहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता है, जो सरकारी रूल है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको बता के रखता है। ये नॉर्मल चल रहा है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ कितना बोलो तो 30% ऑफ 30% ऑफ एनएवी सर। एनएवी से, जो एनएवी होगा उसका 30%। ठीक है, ये अमाउंट आपको देना होगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए कुछ अमाउंट नहीं होगा तो इसको भी फिर से नील ही रखना है। ठीक है, इसको भी नील ही रखना है। जैसे आप डिडक्शंस कर दिए, और भी एक माइनस आप करोगे यहाँ पर, इसको कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या बोरोड कैपिटल जो बोलो आप, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब जो आपने घर बनाने के लिए लोन लेते हैं ना सर, हेलो, घर बनाने के लिए लोन यस लेते कि सर। नहीं लेते? हाँ, यस सर। तो तो हम लोग जब घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी इन कोलकाता, कहाँ पर लेना है, राजारहाट में, चलो राजारहाट में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको लोन लेने का ज़रूरत होता है। यस, अब लोन लेके आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो, ठीक है, लोन लेके एक प्रॉपर्टी में खुद रहते हो, दूसरा प्रॉपर्टी आप लेट आउट कर देते हो, लेकिन आपने लोन दोनों प्रॉपर्टी के लिए ले सकते हो। ले सकते कि नहीं ले सकते? मतलब एक में खुद रहेंगे और दूसरे को भाड़ा पे देंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है।
तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक में खुद रहोगे और दूसरे को आप भाड़े पे लगा दोगे, ठीक है। अब दोनों के लिए आप लोन उठाते हो, दोनों प्रॉपर्टी के लिए आप लोन उठाते हो, लेकिन हिसाब क्या बोलते हैं सर, अगर आप लेट आउट के लिए लोन लेते हो, बोरो करते हो, कैपिटल बोरो करते हो घर बनाने के लिए, जितना लोन का इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जितना इंटरेस्ट भरोगे वो पूरा का पूरा खर्चा आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, जितना आपका इंटरेस्ट खर्चा होगा। पॉइंट समझ में आ जाए ना सर। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो ना, इसका यही बेनिफिट है कि इसका बाकी सब वैल्यूएशन नील है, इसका बाकी सब वैल्यूएशन नील है। लेकिन अगर आप कुछ बोरो कर मतलब लोन या लोन का इंटरेस्ट उठा रहे थे अगर इसका, ठीक है, कुछ भी लोन का इंटरेस्ट उठा रहे थे तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर माइनस करने को मिलेगा, बट पूरा नहीं सर। इसमें एक रूल है, यस यू कैन डिडक्ट, बट मैक्सिमम रूल क्या है, 30,000, सॉरी 30,000, हाँ नॉट लाख, 30K, 30,000 और एक्सटेंड टू 3 लाख, एक्सटेंड टू, सॉरी 3 लाख बोल दिया हमने, 2 लाख, ठीक है सर। या तो 30K या तो 2 लाख। अब कब 30K होगा और कब 2 लाख होगा मैं आगे चर्चा करूंगा सर, बहुत जोर का चर्चा होगा इसमें। लेकिन पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो घर में आप खुद रहते हो ना, उस घर के लिए भी आपने लोन लिया, लेकिन वो आपका कोई प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह नहीं है, उसका रेंट आप सरकार को भी नहीं भरते हो, कुछ नहीं करते आप, ठीक है, सिर्फ आप अपने खुद से रहते हो, तो सरकार आपको इस ये बेनिफिट है एक्चुअली, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन नहीं लाया, लेकिन ये बेनिफिट है, ये माइनस करने का मौका मिलेगा तो आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है सर। तो सारा का सारा चीज़ें माइनस करने के बाद, ये सारा का सारा जो भी मैं बता रहा हूँ इसको माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा सर, क्या आएगा रे, बोल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर प्रॉफिट और लॉस अंडर हाउस वेरी प्रॉपर्टी। वेरी गुड सर। सारा का सारा अमाउंट जो है ये सब आपको एडजस्ट करने के बाद आपका आ जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ओके। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें इनकम भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर अच्छा, टैक्स किस पे देना है, लॉस पे या इनकम पे? हेलो, टैक्स किस पे देना है सर? इनकम पे। प्रॉफिट के ऊपर सर। प्रॉफिट पे, ठीक है, इनकम पे बेसिकली, ठीक है, प्रॉफिट मतलब यहाँ पर इनकम, इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है, लॉस पे नहीं। तो लॉस होगा तो टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब वही, जितना इनकम कम हो जाए उतना अच्छा ना। अरे टैक्स जितना कम हो जाए, टैक्स लोअर बेटर और हायर बेटर? लोअर बेटर। लोअर बेटर ना, ठीक है। ऑब्वियसली टैक्स हायर किसी को पसंद नहीं है, हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़े, हायर इज नॉट बेटर, ओके। बट हाँ सर, कुछ केस में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा टैक्स पेमेंट करते हो ना गवर्नमेंट को, तो जब आप बिजनेस एज ए एंटरप्रेन्योर, ये बड़ा बेनिफिटेड होता है कि इफ़ यू पे मोर टैक्सेस देन आप जब बाद में लोन लोगे ना तो बेनिफिट मिलता है कि ज़्यादा टैक्स पेमेंट करने से आपका आईटी फाइल स्ट्रांग होता है। एंड बाद में अगर कोई भी वेंचर स्टार्ट करोगे ना, वेंचर मतलब समझते हो, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लोन चाहिए होता है, तो बैंक वाले बड़ा खुश होते हैं कि भाई ये तो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, इनका आईटी फाइल बड़ा स्ट्रांग है, तो इनको ज़्यादा लोन दिया जा सकता है। इन दैट केस हायर टैक्स पेमेंट भी एक कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में, जो काफ़ी पॉपुलर नहीं है, ओनली फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन ही सोच सकते हैं ऐसा, नॉर्मल इंसान तो कभी नहीं चाहेगा। यस, अब बिजनेसमैन भी नहीं चाहते हैं नॉर्मली, अगर बिजनेस सही चल रहा है तो, लेकिन अगर उनको लोन चाहिए इन दैट केस थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का टैक्स पेमेंट करने से उसका आईटी फाइल स्ट्रांग माना जाता है और लोन में मिलने में सुविधा होता है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ यस रहा सर। है, ओके। हाँ सर। अच्छा मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, मैं थोड़ा नेटवर्क शिफ्ट करूंगा, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करो।
हो सर, आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ दादा। अच्छा, अरे कहाँ चला गया मेरा ब्रॉडबैंड? नेटवर्क नहीं दिख रहा है। अभी आया सर, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगा। हाँ, आवाज है क्लियरली? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है सर, ठीक। ओके, टैक्स हायर से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन की। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने 30% किया, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस किया। ठीक है, तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? मतलब अगर आपको इंटरेस्ट माइनस करने को मिलता है, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? टैक्स पर्पस में माइनस करने को मिल रहा है, ये अच्छा बात है या नहीं? नहीं है सर, अच्छी बात है अच्छी बात है। सर, लेकिन आपका इनकम, ओनली इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट लेस करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ऑनली इंटरेस्ट ही ना, वही तो आपका खर्चा है। आप 10 लाख का घर बनाओगे और आपको लोन मिला है, तो इंटरेस्ट समेत हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, ठीक है, सपोज आपको हाउसिंग लोन है चाहिए, सपोज आपको हाउसिंग लोन चाहिए, हाउसिंग लोन, तो इंटरेस्ट ही ना आपको मिलेगा। हाउसिंग लोन ईएमआई कैलकुलेटर, चलो देखते हैं, कुछ भी मिल जाएगा। एचडीएफसी में देख लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, से फॉर एग्जांपल सर, अगर आपको 25 लाख का अगर लोन चाहिए घर के लिए, ठीक है, 20 साल में आप इसको भरोगे, बात समझना, ठीक है, तो 20 ईयर्स तक आप इसको भरोगे। अगर आपको 25 लाख का लोन चाहिए, मंथली होम लोन कितना बता रहा है? मंथली आपको 18,935 का आपको क्या करना है सर? मंथली आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ये जो आपको 18,000 पेमेंट करना है, इसमें आपका मतलब इंटरेस्ट एंड दोनों है। ठीक है, ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 25 लाख, ईएमआई कितना भर रहे हो 12 महीने में? 2,27,218। क्या सबको दिखाई दे रहा है मैं जो शो कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। आप ये 12 महीने में कितना ईएमआई भर रहे हो 25 लाख के लिए? फर्स्ट 12 महीने में 2,27,000 का। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? 1,65,632 का, और प्रिंसिपल है 61,587 का। ठीक है, तो और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 24,38,413, मतलब 25 लाख से आपने इतना पेमेंट किया। तो ठीक है, तो अब सवाल क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वही आपका एक्चुअली लोन लेने का खर्चा है। आपका जो लोन लेने का एक्सपेंस है वो आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है, नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू। बिकॉज घर तो आपका है, वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेन जो खर्चा है वो तो इंटरेस्ट पे ही हो जाएगा ना सर, कि इतना आपको खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो एक्सपेंस ही आपको सरकार जो है, मतलब इनकम टैक्स वाले, आपको लेस करने का मौका देगा। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में इसीलिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो तो पूरा का पूरा माइनस करने को मिलेगा। एंड दिस इज इट्स एड ऑन बेनिफिट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि भाई अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड की भी लोन ले रहे हो जिसमें आप खुद रहते हो, उसका भी आपको डिडक्शंस मिल जाएगा मैक्सिमम 30,000 का, और 2 लाख एक्सटेंड कर सकता है। आजकल 2 लाख वाला ही ज़्यादा बेनिफिटेड है, बट 2 लाख के लिए कुछ शर्त पूरा करना पड़ता है। मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा कि 2 लाख के लिए क्या कंडीशन है कि आप 2 लाख माइनस कर सकते हो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। तो चलो सर, एक काम करते हैं, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हमें बड़ा समझ में आएगा और इसका कॉन्सेप्ट भी दिमाग में घुसेगा। ठीक है, ओके सर, चलो ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया आप लोगों को।
ओके, तो मेन क्या खेल था, मैं आपको बताया ना सर, जीएवी का खेल था, ठीक है। तो वही जीएवी को लेके ही चर्चा होगा, ठीक है सर। जीएवी को लेके ही चर्चा होगा, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब इस पे मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बात करूंगा। दो जगह का प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है। अगर कोलकाता के अंदर ही हम लोग प्रॉपर्टी बिल्ड बनाना चाहे तो दोनों अलग जगह का प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इन इन आवर कोलकाता, ठीक है। कोलकाता के अंदर ही अगर हम लोग थोड़ा जो से टाउनशिप है, दोनों टाउनशिप को अलग अलग करके सोचते हैं। एक हम लोग लेंगे, ये आप लोगों को दिख रहा है सर, ये देखो सर, ये है सॉल्ट लेक, ठीक है, दिख रहा है सर, ये देखो, यस सर। ये जो आपको दिख रहा है ना, बड़ा मतलब पूरा प्लान टाउनशिप दिख रहा है, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट लेक, ठीक है। और ये देखो सर, ये केएसजी स्क्वायर क्लास दिख रहा है, ये मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है। ये केस्टपुर एरिया, दिस इज नॉट अंडर द शॉर्ट लेक। अब आप लोगों को पता है कि इन दोनों में ये केस्टपुर एरिया, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है, कंपेरेटिवली एकदम बाजार एरिया है, हाँ, देख के समझ में आ रहा है सर, पुराना एरिया है और इसको प्लान करके बनाया गया, लग रहा है ना सर। ये देखो, ये यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक केएसजी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो छोड़ो, केएसजी स्क्वायर देख के क्या करोगे अभी। पॉइंट है कि ये जो सॉल्ट लेक एंड केस्टपुर में मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ सर, आप लोग ही बता दो मुझे कि इन दोनों जगह में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कहाँ ज़्यादा है, सॉल्ट लेक में या केस्टपुर में। शॉर्ट लेक में। Salt Lake sir. शॉर्ट लेक में सर, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस है। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मतलब ये जो एरिया है केस्टपुर एरिया, इट्स अ कंपेरेटिवली चीप एरिया, सस्ता एरिया, ठीक है। एंड ये जो सॉल्ट लेक एरिया है, ये कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव एरिया है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैक्सिमम बिजनेस वगैरह चल ज़्यादा होता है। सेक्टर 5 है, ये देखो, ये सेक्टर 5 है, ठीक है, ये सब कॉर्पोरेट के लिए बनाया गया है, ठीक है। कोलकाता का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब न्यूली बिल्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आजकल एक न्यू बन रहा है सर, न्यू टाउन, ठीक है, वो और अलग लेवल में बनाया जा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा ये वाला एरिया है, सॉल्ट लेक के और केस्टपुर के ये बगल वाला एरिया, ये देखो न्यू टाउन दिख रहा है ना, ये और प्लान करके है। सर क्यों बता रही है सर, ये देखो न्यू टाउन भी बड़ा प्लान है, इसका भी हिसाब देखने से आपको समझ में आएगा, दिस इज ऑल्सो अनदर प्लान, ओके। लेकिन मैं सर आपको सॉल्ट लेक और केस्टपुर का हिसाब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेलिटीज़ में है और दोनों का वैल्यूएशन अलग है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो सर, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए और कुछ नहीं, ओके। चलो, केस्टपुर एंड सॉल्ट लेक, ठीक है। तो एक हाउस प्रॉपर्टी कहाँ बनाते हैं सर, सर मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप लोग हंस सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाउस प्रॉपर्टी एंड ये अनदर हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है। से फॉर एग्जांपल दिस इज इन केस्टपुर, दिस इज इन सॉल्ट लेक, ठीक है। अब केस्टपुर में जो घर है उसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 70, ये सब रुपीज़ इन थाउजेंड, हाँ, ये मैं थाउजेंड थाउजेंड बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू 70,000, फेयर रेंट 75,000, स्टैंडर्ड रेंट 80,000। ध्यान से सुनना सर, हाउस प्रॉपर्टी छोटा चैप्टर है कंपेरेटिवली, बट थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। 70, 75, 80, ओके, तीन तरह का हिसाब आपको मिला। एक म्यूनिसिपल वैल्यू, एम बी फॉर, लिख लो, एम बी फॉर म्यूनिसिपल वैल्यू, ओके। बार बार लिखूंगा नहीं, आप लोगों को आदत हो जाएगा, हाँ, मतलब एक बार लिख लो, बार बार आप लोगों को जरूरत नहीं है। ए फेयर रेंट, हाँ, एफर फॉर फेयर रेंट, मतलब होना चाहिए स्टैंडर्ड जो चल रहा है। एसर फॉर स्टैंडर्ड रेंट, लिख लिया सर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिखा है अभी, इसका फुल फॉर्म लिखाया, एम बी एफ आर और एस आर का, ठीक है। हाँ सर। ओके, रौनक है, इसका आवाज नहीं आ रहा है,
अपना अमृतेश का समझ में आ रहा है ना तो था। ओके अच्छा। है सर। अब सॉल्ट लेक वाला प्रॉपर्टी का भी लिख लो। सर सॉल्ट वो लेक वाला यहाँ ऑडियो का मतलब मेरा इशू चल रहा है, नेट खत्म हो गया है तो वही मैं चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है म्यूट तो कर शायद दो। सर म्यूट ही रखूंगा। हाँ हाँ म्यूट ही रखो म्यूट ही रखो। ठीक ठीक है। सॉल्ट लेक वाला प्रॉपर्टी इसका म्यूनिसिपल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा, ठीक है थोड़ा ज़्यादा किया, ये एजम्पशन है, ये भी रुपीज़ इन थाउजेंड है। 80,000 का एफर इसका है, फेयर रेंट जो है 85,000 का, और स्टैंडर्ड रेंट जो है ये इसका है आपका 82,000 का, ठीक है। तो केशवपुर एंड सॉल्ट लेक का दोनों प्रॉपर्टी। अब सर इसका जीए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन जीए भी कैलकुलेट का रास्ता थोड़ा अलग है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये केष्टपुर और सॉल्ट लेक में ना एक सिमिलरिटीज़ है। दोनों ये जो आपको मैं शो कर रहा था ना, दोनों सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है, जानते हो, ठीक है। मतलब केष्टपुर एज वेल एज सॉल्ट लेक दोनों कम अंडर दी, हाँ विधान नगर। विधान नगर दोनों सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो मुझे वैल्यूएशन निकालने में सुविधा होगा। मतलब जब रियल लाइफ में भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, एक एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर पे होता है ना, तो ये केष्टपुर एंड सॉल्ट लेक दोनों सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो इसका एक्चुअल नाम कृष्णापुर है, पुराना नाम केष्टपुर का, तो लेकिन पॉपुलर नेम है केष्टपुर, ठीक है। तो दोनों अंडर कम अंडर दी बीएमसी, ओके, विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो चलो सर हम लोग यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं कि ये दोनों को ऐसे करके कनेक्ट कर दो, ठीक है, और लिखो बीएमसी। बीएमसी मीन्स विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब बेसिकली सॉल्ट लेक का दूसरा नाम है विधान नगर, ठीक है। अब आप लोग इसको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मत बना देना बीएमसी के नाम पे, ठीक है। अब बॉम्बे में भी चलता है बीएमसी, ओके, बट दिस इज सॉल्ट लेक का जो नाम है एक्चुअली बीएमसी विधान नगर उसके नाम से है। सर चलो वो सब ठीक है, कहानी समझ में आ गया, अब हिसाब सिखाओ, ये सब जो लिखा है इसका मतलब बताओ, जीए भी कैलकुलेट करना सिखाओ। यस सर वही तो सीखना है। तो बीएमसी के अंडर पे है, सेम वैल्यूएशन निकल जाएगा, बट यहाँ से हम लोगों को ना 3 स्टेप में कैलकुलेट करना होता है जीए भी। 3 तरह का स्टेप चाहिए होता है, एक स्टेप 1, एक स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे चलना, बाद में अपना दिमाग लगाना, अभी अभी डोंट यूज योर ब्रेन, करेंटली सुनो। स्टेप 1 को कहते हैं सर आर ई आर, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। स्टेप 1 को कहते हैं आर ई आर। आर ई आर का मतलब क्या है, रीजनेबल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ये आर ई आर का फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना होता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, ठीक है, ये आर ई आर है, जिसका पॉपुलर नेम क्या है, स्टेप 1, ठीक है, जो आपको एक्चुअली बताना है। इसमें क्या करना होता है सर, इसमें कंपेयर लिखो, रूल्स लिखो, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू। किताब में ना अपने अपने इंस्टीट्यूट के मैट में आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट थोड़ा बहुत घुमा हुआ फिरा हुआ मिल सकता है, बट आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसी सिंप्लीफिकेशंस को ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता का बात नहीं कि सर यहाँ पर तो स्टेप, वहाँ पर भी आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कहीं कहीं स्टेप 4 भी दिख जाए, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा वही आपको सीखना है, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसे ही आर का नाम चेंज नहीं करेगा, वो आर ई आर ही रहेगा, बट ये स्टेप कोई कोई थोड़ा एक की जगह दो, दो की जगह 3, वैसा हो सकता है। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू मीन्स एम बी एंड फेयर रेंट मीन्स एफ आर। टेक हायर वन, टेक हायर वन subject to standard rent, subject to standard rent, standard rent means SR। टेक हायर वन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब मैं आपको समझाता हूं। मतलब सर यहां पर बताओ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर कौन है, 75 फेयर रेंट। फेयर रेंट हायर है, टेक दी हायर मतलब 75 लेना है,
अब 75 और स्टैंडर्ड रेंट में सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट बोला ना, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब 75 एंड 80 में जो कम है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मतलब 75। होता है कि 75 मतलब एमबी एंड एफआर में जो हायर है, एमबी एफआर में जो हायर है उसको लेना है। और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि स्टैंडर्ड रेट और उसमें से जो कम है वो होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रेट कम होगा तो वो होगा, अगर नहीं तो जो अमाउंट कम है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है कि जो कमती है वो वाला अमाउंट लिया जाता है। तो आप ही लोग मुझे बता दो कि इसके केस में आर क्या होगा। 75 होगा। अगर आपको इसका आर समझ में आ गया तो फिर इसका आर भी बता दो। शॉर्टलिक का भी आर बता दो। 82। तथा बोल। 82 sir. 82, 80, 85, higher 85 and subject to standard rent 82 is lower, तो RER is 82। समझ में आ गया सबको? हेलो, आया ना? स्टेप वन कैलकुलेशन समझ में आया ना? ओके, नाउ सर ये इक्वेशन थोड़ा वैसा मतलब उतना पहले से नहीं पढ़ा है तो वो नहीं, ऐसे थियोरेटिकल समझ में आ गया, जीएवी का बस थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम इंट्रो क्लास करोगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली पहला क्लास ही है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस का। हाँ यहाँ पर सर, बस फिर भी आपको, थोड़ा सा आ गया समझ। ठीक है, टेक्निक बस मैं इतना सिखा रहा हूँ कि ये आर कैलकुलेशन करने का एक सिस्टम है, इसको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होना चाहिए उसका हिसाब ऐसे ही होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में यही बोल के रखा है, इसका और कोई प्रीवियस कोई मैटर नहीं है, यही है जो मैं बता रहा हूँ वही है। ठीक है, कि आपको ऐसा समझने का कोई जरूरत नहीं से इससे पहले क्या था, कुछ नहीं था इससे पहले, यही है। जीएबी कैलकुलेशन इज जस्ट दिस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक बिल्डिंग का क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका हिसाब करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का स्टैंडर्ड रेंट क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, वो देखना है। रूल बताता है कि म्यूनिसिपल और फेयर रेंट में हायर को लो। ठीक है, दिस इज रूल्स। ओके, इनकम टैक्स एक लॉ है। ठीक है, वो रूल बना के रखा है। म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर को लेना है और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट करना है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि केस्टपुर वाला प्रॉपर्टी का आर आ रहा है 75 एंड सॉल्टलेक वाला प्रॉपर्टी का आर आ रहा है 82। ठीक है, बस सिंपल। अब सर थोड़ा सा हम लोगों को और एग्जाम्पल बनाते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, तो ये बस मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, दोनों बिल्डिंग का आर सिखाया और कुछ नहीं। मैं स्टेप वन कैलकुलेशंस करना सिखा रहा था, मेरा यही इरादा था। अब एक न्यू एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट में ही चलेंगे, सेम पॉइंट में चलेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू एक बिल्डिंग है, उसका वैल्यू है 75, फेयर रेंट है सर 80 का एंड स्टैंडर्ड रेंट है 90 का। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू 75, फेयर रेंट 80, स्टैंडर्ड रेंट 90। ठीक है, पूछा है आपको स्टेप वन कैलकुलेट करो। ठीक है, क्या पूछा, स्टेप वन कैलकुलेट करना है एंड स्टेप टू कैलकुलेट करना है। स्टेप वन का क्या नाम है सर, RER, दैट इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, एंड स्टेप टू दैट इज ARR, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। RER का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही लिखाया, ARR के बारे में मैं आपको आगे लिखाता हूँ सर। फुल फॉर्म तो आपको मैं बोला, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। नाउ सर पॉइंट क्या है, सर ये एक अलग घर है। ठीक है, ये घर कहाँ बनाएंगे, चलो सर न्यू टाउन में कोई घर है। ठीक है, ये अलग अनदर टाउन से भी इन कोलकाता। ठीक है, केस्टपुरम सॉल्ट लेक के बगल में जो सबसे अभी सबसे फेमस जो टाउनशिप बन रहा है दैट इज न्यू टाउन एरिया। ठीक है, सबसे फेमस वाला एरिया बन रहा है न्यू टाउन। ये न्यू टाउन है सबसे, फॉर एग्जाम्पल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलो न्यू टाउन, अब ये न्यू टाउन वाला घर का हिसाब चल रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यू 75, फेयर एंड 80, स्टैंडर्ड एंड 90। ठीक है, लेकिन कुछ बात भी है, ये घर आपका है, आप इस घर का रेंट लगा रहे हो सर। इसका एनुअल रेंट कुछ हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं, 8,000 करके मंथली भाड़ा है, 12 महीने का क्या भाड़ा हो जाएगा एनुअल, 96,000 sir. 96,000। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको किसी मंथ का भाड़ा ना मिला हो सकता है कि नहीं हो सकता?
यस सर। यस दादा। अगर किसी घर का किसी पर्टिकुलर मंथ का आपको रेंट ना मिला तो उसको क्या बोलते हैं जानते हो? उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। शॉर्ट में बोलते हैं यूआर। ठीक है, यूज करेंगे, ऐसा ऐसा यूज बहुत होता है इसलिए। अच्छा, हमारे इस एग्जाम्पल में अनरियलाइज कुछ नहीं है, ठीक है, डैश लगा दो, मतलब सारा का सारा रियलाइज्ड है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि किसी मंथ में आपका घर वैकेंट है, किसी पर्टिकुलर मंथ पे आपका घर वैकेंट है, ये भी तो हो सकता है, मतलब कोई यस नहीं है सर। घर पे तो रेंट भी नहीं मिलेगा। तो जब घर वैकेंट है तो उसका भी वैल्यूएशन लेस होना चाहिए, बट हमारे इस केस में वैकेंसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका घर वैकेंट है, आपको सारा का सारा साल का घर का भाड़ा मिल रहा है। सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम क्या बोलता है कि एक्चुअल एनुअल रेंट जो होता है सर, एनुअल रेंट से जब आप अनरियलाइज्ड और वैकेंसी को लेस कर दो, एनुअल रेंट से जब अनरियलाइज्ड एंड वैकेंसी को आप लेस कर दोगे तो आपको जो वैल्यूएशन मिलेगा उसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। समझ में आया सर? एनुअल और एक्चुअल का फर्क समझ में आया? एनुअल रेंट जो भाड़ा आपका हो सकता है, 8,000 करके भाड़ा है, 12 महीना भाड़ा चल रहा है, 96,000 आपका एनुअल रेंट होगा। बट अगर घर अनरियलाइज्ड है, रेंट कुछ रेंट मिला नहीं है किसी साल में, कुछ बार वैकेंट रह गया है, तो क्या होगा, आपका एनुअल से वो उसको लेस करके एक्चुअल मिलेगा। समझ में आ गया सर? एनुअल और एक्चुअल का फर्क समझ में आ गया तो बोलो। सिंपल बात है, हम लोग रियल लाइफ यस में से सर। बहुत देखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल में चल रहा है ना, ये कुछ सीन चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल का ये सीन 1 था, ठीक है, आप यहाँ पर लिख के रख लो। ये जो घर है इसका पहला सीन था, ठीक है, सीन 1, तो इसके बाद सीन 2 सीन 3 सब आएगा। तो पहले सीन 1 के केस में अब हम लोग को क्या बताना है, आपको स्टेप 1 कैलकुलेट करना, तो आप लोग सीख गए हो। अच्छा बताइए तो फिर इस घर का स्टेप 1 क्या होगा? 80। 80,000 सर। ठीक है ना सबको? स्टेप 1 80, 75 80 में हायर जो, और 80 और 90 में लोअर जो, ठीक है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं, कभी घुमा के भी दे सकता है। म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर एंड में कंपेयर करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करना है, जो हायर है उसको लेना है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर इज 80 एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 90, ज्यादा है तो लोअर क्या है 80, दैट्स वाई 80। ओके सर, तो आप लोग याद रखिएगा, म्यूनिसिपल एंड फेयर रेंट में कंपेयर करना, टेक दी हायर वन, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट जो लोअर है उसको लेना है। ओके, स्टेप 2 कैलकुलेशन सीखना है सर अभी, ARR। ओके, लेकिन स्टेप 2 सीखने से पहले कुछ बातें लिखना पड़ेगा, बस अभी करते जाओ मेरे साथ साथ। अभी कुछ बहुत ऐसा हो सकता है सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आएगा, लेकिन जितना बोला जा रहा है उतना समझो, फिर बाद में देखना क्लैरिटी आ जाएगा। स्टेप 2 का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे सर, ARR, है ना सर? बोल सकते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल को प्यार से ARR बोल सकते हैं ना, एकदम पूरा नाम से ही पता चल रहा है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल व्हेन, अच्छा एक चीज लिख लो, व्हेन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन स्टेप 1, मोर देन स्टेप 1, मोर देन स्टेप 1, याद रखिएगा, हाँ, मतलब RER, तब स्टेप 2 एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, ओके, स्टेप 2 एप्लीकेबल। और स्टेप 2 में क्या आता है, वही एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इज स्टेप 2। ओके सर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इज स्टेप 2, बट तभी आएगा जब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इज मोर देन स्टेप 1 हो। तो अगर स्टेप 1 से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ज्यादा है
तभी स्टेप 2 आएगा, अदरवाइज स्टेप 2 पिक्चर में नहीं आएगा। डोंट वरी, अभी आता हूं सर, समझाऊंगा एग्जाम्पल से, एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ लिख लो पैरा चेंज करके, इफ ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन स्टेप 1। स्टेप 1 मीन्स, स्टेप 1 का मतलब क्या है सर, बोलो। RER. RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इफ ARR इज लेस देन स्टेप 1 मतलब RER, स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल। ओके, स्टेप 2 पिक्चर में ही नहीं आएगा, स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल, NA। ओके, नॉट एप्लीकेबल, N.A नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? इसी बात को थोड़ा सा जो मतलब फार्मूला वाइज लिख लो। फार्मूला मतलब कुछ ऐसा, इक्वेशन बना लो, फार्मूला नहीं, इक्वेशन बोलना ज़्यादा सही होगा। ARR ग्रेटर देन इक्वल्स टू RER, ARR greater than equals to RER equals to step 2 equals to ARR, ARR less than RER step 2, इसको इक्वल मत देना, जस्ट एरो देके स्टेप 2 क्या होगा, बोलो आप ही लोग बताओ क्या होगा इक्वेशन। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ARR का मतलब क्या बताया मैंने अभी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो स्टेप 2 आएगा, और स्टेप 2 क्या होगा, ARR इज द स्टेप 2, ARR इज द स्टेप 2। ओके सर, और ARR अगर RER से कम है, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अगर RER दैट इज जो एक्चुअली स्टेप 1 है अगर उससे कम है तो स्टेप 2 क्या होगा, बोलो सर। नॉट एप्लीकेबल Not होगा applicable. अगर थैंक यू सर, थैंक यू, वही तो सुनना चाह रहा था। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में नहीं आता है मुझे, ये नहीं, ग्रेटर देन लेस देन में बहुत कंफ्यूजन होता है। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका बाएं हाथ और दाएं हाथ देखो एक बार, देखो मैं बताता हूँ। जस्ट लुक एट योर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ओके, जस्ट ये एक बड़ा सिंपल सिस्टम है। आई डोंट नो कि आपको कैमरा में कैसे दिख रहा है, मेरे को देख पा रहे हो ना? यस सर। हाँ, मेरे को देख अगर पा रहे हो हाँ तो सर। फिर मैं, हाँ, तो ग्रेटर देन और लेस देन को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये दिस इज माई राइट हैंड। ओके, ये आप लोगों को ये देखो, एक एंगल दिखेगा। देखो जस्ट अपने हाथ को ऐसा करो, अपने हाथ को ऐसा करो, एक एंगल बन रहा है दाएं हाथ को। यस सर। यस ठीक है, सर। अपना दाएं हाथ का जो एंगल आपको दिख रहा है वो ग्रेटर देन है, राइट हैंड इज ग्रेटर देन, एंड आपका लेफ्ट हैंड इज लेस देन। लेफ्ट हैंड का जो एंगल दिख रहा है वो लेस देन, कभी नहीं भूलोगे, मतलब ये साइन भूलने वाला नहीं है। राइट हैंड इज ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड इज लेस देन, जो एंगल आपको बन रहा है वही तो है, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। तो जस्ट सिंपल याद रखने का तरीका, राइट हैंड इज ग्रेटर देन एंड लेफ्ट हैंड इज लेस देन। लेस समझ में देन। आया? समझ में यस आया? सर। इजी है ना तरीका, यस सर। हाँ सर। कभी नहीं भूलोगे, मतलब ये भूलने वाला कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये जैसे ये क्या है, ये ग्रेटर देन है बिकॉज राइट हैंड को, जैसे ये जैसे दिख रहा है राइट हैंड को देखो इसी तरह, राइट ग्रेटर देन है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड के साथ कंपेयर करो, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेस देन है। ठीक है, और साथ में इक्वल रहे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आ नहीं लेफ्ट देन लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। तो सर यहाँ पर क्या होगा, रूल्स तो समझ में आ गया होगा कि भाई ARR क्या है और ARR कब आता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ARR मीन्स एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। अगर ARR स्टेप 1 से ज़्यादा है तो वो ही स्टेप 2 में ARR के तौर पे आता है। अगर वो स्टेप 1 से कम है तो ARR तो रहेगा बट वो स्टेप 2 में नहीं आएगा। ठीक है सर, कैसे, थोड़ा समझा दो सर, बताओ इसके केस में क्या होगा, ये जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसके केस स्क्रीन में पे क्या शेयर होगा। नहीं। ओ सॉरी, रौनक बोल क्या होगा, ARR क्या होगा रौनक? ARR টা হবে 80। 80, RER is 80 already, ARR is also 80। 96। 96 होगा स्टेप 2।
यार एक्चुअल रेंट तो 96 एक्चुअल में। अब 96 जो है हमारा, दिस इज एक्चुअली ARR है ना, बट ये ARR এটা स्टेप, বেশি না, हाँ এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না? हाँ ऑब्वियसली ARR is greater than step 1. This ARR is greater than step 1 because this is 96. 96 is greater than 80, and when 96 is greater than 80 step 2 applicable ना, यही तो बता रहे थे। फिर से पढ़ो, actual rent received or receivable is more than step 1. When actual rent received or receivable is more than step 1, step 2 applicable. If ARR is less than step 1, then step 2 not applicable. वही तो लिखा है, ARR greater than equals to RER, step 2 ARR, ARR less than RER, step 2 not applicable. बोलो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल रखो। Is 96 greater than 80? হ্যাঁ, greater than 80। Then बस step 2 is 96. बोलो, यस सर, एनी अप्लीकेबल। क्वेश्चन? समझ में आया? हाँ तो सर। था क्लियर? है सर। ठीक है, अभी बहुत सारा सीन आएगा सर, अभी जीएबी तक नहीं पहुंचे, वेट करना। मैं बार बार बोलूंगा, हाउस प्रॉपर्टी इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउस प्रॉपर्टी इज द सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर इन द हेड्स ऑफ इनकम, बट थोड़ा ट्रिकी है, तो प्लीज ट्रिक को समझना, ठीक है। तो दिस इज 96। ओके, स्टेप 2 एप्लीकेबल हुआ हमारे इस पर्टिकुलर सीन 1 में। नाउ 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 अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहाँ चलेंगे? आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, सीन 2 में पहुंचेंगे। नाउ अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है, अभी हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3। कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3 एक्चुअली, ठीक है। अब स्टेप 3 कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, सेम एग्जाम्पल चलेगा बट सीन 2। ओके, नाउ सीन 2। अब सीन 2 में क्या है, घर आपका वही है न्यूटन वाला, ठीक है, वही न्यूटन वाला घर, ठीक है, वही न्यूटन वाला घर, जिस घर का नींव आपने रखा था, वही न्यूटन वाला घर, ठीक है। अच्छा, न्यूटन वाला घर का एनुअल रेंट कितना था सर? फिर से लिखो, 96,000। 96,000। 8,000 करके था, 12 महीने का 96,000। ओके। अच्छा सर, इस घर का लास्ट टाइम पे सीन 1 में कोई वैकेंसी था क्या? नो सर, नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज्ड। बट अभी हम लोग जो बना रहे जा रहे हैं, अभी इसमें वैकेंसी रहेगा, ठीक है। सीन 2 में, मतलब ये अलग सीन है, इसमें वैकेंसी रहेगा आपका घर। सर वैकेंसी 3 मंथ का है, तो 3 मंथ के वैकेंसी में आपका लॉस कितना हो जाएगा? 24,000। क्लियर ना? 8,000 करके भाड़ा है 3 महीने का, 24,000। वेरी गुड। अच्छा, अनरियलाइज्ड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लिखो अनरियलाइज्ड बोल के, बट कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वैकेंसी है इसको क्या बोलोगे? लॉस ही ना बोलोगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 24,000 का लॉस किया। अनरियलाइज कुछ नहीं है यहाँ पर, सारा का सारा मिल रहा है। अनरियलाइज का मतलब क्या है? मिलना था पर नहीं मिल रहा है। हाँ सर, अनरियलाइज और वैकेंसी का फर्क समझ रहे हो ना? अनरियलाइज और वैकेंसी में फर्क है। वैकेंसी Yes, मतलब घर में कोई है ही नहीं, और अनरियलाइज मतलब घर में लोग है बट मिल नहीं रहा। भाड़ा नहीं मिल रहा है। पर भाड़ा नहीं मिला है, बाद मिलेगा। में देगा, मिलेगा बाद में देगा, ड्यू कर रहा है। अच्छा, तो फिर क्या मिलेगा सर? एक्चुअल मिलेगा ना, 72। एक्चुअल रेंट मिलेगा। अब एनुअल रेंट तो था 96 से 24 चला गया, तो कितना हो जाएगा? 72,000। वेरी गुड सर। नाउ अब इस सीन में फिर से आपको पूछा जा रहा है सर, वही एग्जाम्पल,
म्यूनिसिपल वैल्यू क्या था आपका, सेम एग्जांपल में चल रहे सर, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था, दिस एग्जांपल म्यूनिसिपल 75, फेयर एंड 80, स्टैंडर्ड एंड 90। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, ध्यान से सुनना। म्यूनिसिपल वैल्यू 75 कितना है, फेयर रेंट कितना सर, फेयर रेंट कितना 80, स्टैंडर्ड रेंट 90। ठीक है। आपको पूछा गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या पूछा गया है सर आपको, व्हाट क्वेश्चन आस्क यू, स्टेप 1 RER, बताओ। ARR, स्टेप 1 दैट इज RER कितना होगा, स्टेप 2 दैट इज ARR कितना होगा, एंड ऑल्सो स्टेप 3, इसका कोई नाम नहीं है, स्टेप 3 से ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये कितना होगा, बताओ सर, कौन बताएगा। স্যার RER 80,000 আর ARR 72,000, তো এখানে স্যার অ্যাপ্লিকেবলই হবে না ARR। ARR एप्लीकेबल नहीं होगा, तो स्टेप 3 आ नहीं जाएगा ना। सर, क्योंकि ये लेस देन ARR। वेरी गुड सर, स्टेप 1 तो ठीक है 75 80, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर जो है वो लेना है 80। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में 80 हायर एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 90, तो 80 लोअर, दैट इज वाई स्टेप 1 इज RER दैट इज 80। स्टेप 2 में क्या सिस्टम है कि आपका जो एक्चुअल रेंट है ये अगर स्टेप 1 से ज़्यादा है, बट ये तो यहाँ पर 72 है और ये तो यहाँ पर 80 है, तो 72 इज लोअर देन 80, तो स्टेप 2 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, नॉट एप्लीकेबल। बट एक ध्यान बात में रखना सर, when there is a when actual rent is lower than step 1 due to vacancy actual rent का ये कमती क्यों हुआ, why actual rent is less than step 1, हमारे इस एग्जाम्पल ड्यू में टू वैकेंसी। ड्यू टू वैकेंसी, जब भी ऐसा देखोगे कि ड्यू टू वैकेंसी में अगर एक्चुअल रेंट कम हो रहा है तो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, और जब भी ऐसा कारण में स्टेप 2 नहीं आता है तो स्टेप 3 पिक्चर में आ जाता है। ड्यू टू वैकेंसी जब भी ARR नहीं आ सकता स्टेप 2 में, तब स्टेप 3 पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ड्यू टू वैकेंसी, तो स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 का वैल्यू क्या होगा बोलो। अच्छा सर, सिखाए कहाँ आप स्टेप 3 कैलकुलेशन करना, ओके ठीक है, पहले सीख तो लो हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3, लिखो। अच्छा पहले तो ये लिख लो सर स्टेप 3 का मतलब क्या है, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, if actual rent received or receivable, if actual rent received or receivable is less than step 1, if actual and received or receivable, actual and receivable मतलब ARR, if ARR is less than step 1 then step 2 नहीं आएगा ना सर, step 2 not applicable है ना सर, but यस सर। if such a decline, मतलब ये जो कम होने के पीछे का वजह क्या है, सच a decline is ड्यू टू, क्या सर, ड्यू टू वैकेंसी, हाँ, नॉट एनी अदर रीजन, हाँ, नॉट एनी अदर फैक्टर देन स्टेप 3 come into the picture, बोलो ठीक है ना, जो मैंने बता रहा था वही मैंने लिखाया। नाउ एक FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू calculate
स्टेप 3, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3? आंसर, कंपेयर एनुअल रेंट, हाँ, कंपेयर एनुअल रेंट, एनुअल, कभी कभी ना AR और AR में ना एक्चुअल में ना कभी कभी दिक्कत होता है, ध्यान रखना। एंड कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप 1, कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप 1, टेक हायर जो ज्यादा है, ओके, एंड देन डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी, डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। समझ में आया सर? हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3? कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप 1, टेक हायर, देन डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ऐसा ही फॉलो करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस में कि आंसर मैच कर जाता है विदाउट फॉलोइंग रूल्स, कभी कभी मतलब वो कोइंसिडेंटली मैच करता है, लेकिन जब गड़बड़ रहेगा आप फंस जाओगे। तो हमेशा रूल फॉलो करना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। MCQ सवाल में भी पूछते हैं, तो बी केयरफुल। एनुअल रेंट 96,000, वैकेंसी 24,000, ठीक है। अनरियलाइज कुछ नहीं है, एक्चुअल रेंट 72 है। अब बता दो सर स्टेप 3 क्या होगा? जैसे मैंने लिखाया वैसा ही कैलकुलेट करना है। कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप 1, टेक हायर, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। कर रहे हो सर? बोलो। सर 56,000। 56 होगा क्या? कंपेयर एनुअल रेंट मतलब 96,000 ना, एनुअल रेंट मतलब 96, 96,000। स्टेप 1 मतलब 80। सर 96 और 80 में हायर कौन? 96। तो टेक हायर, सर लॉस আমি ड्यू মুদ্রা বলে 72 लॉस হবে ड्यू স্যার। टू वैकेंसी कितना? 24,000। 24,000। 24,000। 72। तो 96 minus 24 is 72,000. That is the step 3. अब आपके मन में सवाल चल सकता है, सर यहां पर भी तो एक्चुअल रेंट भी तो 72,000 है ना सर? तो क्या फिर दोनों मैच सेम है क्या? नहीं, ये एक्चुअल 72,000 और ये स्टेप 3 72,000 इज नॉट द सेम थिंग। दोनों का कैलकुलेशन का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो एनुअल रेंट को कंपेयर करना है स्टेप 1 के साथ, टेक हायर वन, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर अनरियलाइज होता तो फिर गड़बड़ हो जाता ना, तो इसलिए आप कभी भी ऐसा ना समझना कि एक्चुअल रेंट 72,000 है तो मेरा स्टेप 3 भी 72 होगा, ऐसा परसेप्शन तो बिल्कुल ना लगाना। जैसे मैंने रूल लिखाया आप वैसा ही फॉलो करना, तो जाके आपका आंसर मैच करेगा। रौनक तथा बोलो, अच्छा अमृतेश, समझ हाँ में सर। आया? क्लियर है कि नहीं है? यस सर, ठीक है। अच्छा, अब आपके लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, सर सब ठीक है बट अब तो अभी तक आपने अनरियलाइज के बारे में कुछ नहीं बोला। यस सर, सीन 3 है ना उसके लिए। सीन 3 अब आएगा ना पिक्चर में, अनरियलाइज्ड। ठीक है, सीन 3 में अब पिक्चर में अनरियलाइज्ड आ जाएगा सर, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड में क्या करना है पहले तो लिख लो। अच्छा, अनरियलाइज्ड भी जो रहता है ना, ये भी स्टेप 3 है, दिस इज ऑल्सो स्टेप 3। मतलब वो क्या होता है ना, कभी कभी अनरियलाइज्ड और वैकेंसी दोनों एक साथ ही रहता है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी स्टेप 3 कैलकुलेशन। बट जब सपोज मानो वैकेंसी नहीं है, सिर्फ अनरियलाइज्ड है, तो वो स्टेप 2 कैलकुलेशंस भी आ जाता है। मैं आपको आगे वेरियस एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 का दो नियम,
एक जब सिर्फ वैकेंसी रहता है और एक जब वैकेंसी और अनरियलाइज दोनों रहता है, ठीक है। नाउ अनरियलाइज रेंट इधर है, ठीक है, सीन 3 में अनरियलाइज रेंट एंड वैकेंसी दोनों है। ये भी स्टेप 3 का एक दूसरा कॉन्सेप्ट। तो पहले रूल लिख लेते हैं सर, पहले रूल को लिख लेते हैं। If there is unrealized with vacancy, if there is unrealized with vacancy, then unrealized rent will deduct from annual rent. Unrealized rent will deduct from annual rent, and then balance amount compare with step 1. Take higher, okay, and deduct loss due to vacancy. Sorry, question mark नहीं, no question. Deduct loss due to vacancy. बोलो सर, समझ में नहीं आया ना? If there is unrealized with vacancy, then unrealized rent will deduct from annual rent. तो पहले annual rent से unrealized को हटाओ, then balance amount को step 1 के साथ compare करो, फिर higher amount जो आएगा उससे due to loss due to vacancy को less करो। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो चलो मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा था इसमें सेम एग्जाम्पल, हाँ सेम एग्जाम्पल, म्यूनिसिपल वैल्यू 70 था क्या? कितना था? 75 सर। 75। फेयर रेंट 80 SR 90 SR 90, ठीक है। अच्छा, एनुअल रेंट कितना था? 8000 इंटू 12 96,000। वैकेंसी कितना है? 3 मंथ, 3 मंथ। और अनरियलाइज्ड रेंट इज ऑल्सो 3 मंथ, ओके। तो दिस इज ऑल्सो 24,000 एंड दिस इज ऑल्सो 24,000, सही ना? यस सर। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? 48,000 ठीक ना? ओके, नाउ 75 80 75। अच्छा, चलो स्टेप 1 बताओ क्या हो रहा है, देखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बोलो सर, स्टेप 1 क्या हो जाएगा? 80। ये तो पहले से ही कैलकुलेट किया है। 75 से 80 में हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड एंड 90 तो 80, ओके। स्टेप 2, इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन स्टेप 1, तो ये तो हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल रेंट तो 48 है, स्टेप 1 तो 80 है, और इसके लेस होने के पीछे तो वैकेंसी कारण है ही। तो अगर वैकेंसी के कारण इसका कम हुआ है, वन ऑफ द रीजन वैकेंसी है, तो फिर स्टेप 3 आ जाएगा पिक्चर में, स्टेप 2 तो नहीं आएगा। तो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल ना? यस सर। स्टेप 3 क्या हो जाएगा?
बिकॉज यहाँ पर अनरियलाइज्ड भी साथ में है, तो स्टेप 3 का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 56,000। 56। बोलो सर, सबको तौथा ने बताया 56। रूल फिर से पढ़ा रहा हूं मैं। रूल देखो क्या है रूल। इफ देर इज अनरियलाइज्ड विद वैकेंसी देन अनरियलाइज्ड रेंट विल डिडक्ट फ्रॉम एनुअल रेंट। एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड को हटाओ, देन बैलेंस अमाउंट को कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ, टेक द हायर वन, देन डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। दैट Yes, मीन्स sir. 56,000. 96,000 से माइनस करो 24,000, दैट इज 72,000। 72 और स्टेप 1 में हायर कौन है? 72 और 80. 80 में हायर कौन है? 80। 80 80. से आपको हटाना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, दैट इज 24। तो 50. स्टेप 3 क्या हो जाएगा? 80 माइनस 24, है ना? Yes, sir. तो कितना आ रहा है सर 80 माइनस 24 करने से? 56,000. 56,000। समझ में आया सबको? बोलिएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और बड़ा मतलब ट्रिकी भी है थोड़ा बहुत। मतलब अगर कंफ्यूज होना है तो बहुत कुछ हो सकते हो, बट अगर रूल के साथ रहोगे तो नो कंफ्यूजन बेसिकली। लेकिन अगर आप रूल के साथ नहीं रहोगे तो फिर पूरा पजल्ड हो जाओगे। रौनक, तथा अमृतेश, इनकी बोलो। बाकी लोग तो आज कोई नहीं है। बोलो। Clear. हाँ सर। ओके, अमृतेश क्लियर है? अमृतेश आज उसका कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, ठीक है। तो चलो सर, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम 2-3 सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो फिर देखेंगे आप लोगों को कितना सीखने को मिला है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही समझ में आ जाएगा कि आप कितना सीख पाए हो। ओके, एक सेकेंड सर, मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूँ। आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 2 मिनट। आज एक्चुअली मैं रेडी नहीं कर पाया पहले से। यस, ठीक है, चलो पहले थोड़ा इजी दे रहा हूँ। ओके, चलो क्लास वर्क। जीएवी कैलकुलेशन। सर अभी तक जीएवी के बारे में कुछ नहीं बताया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया, बट स्टिल जीएवी अभी तक नहीं समझ पाए। यस सर, अभी समझ में आ जाएगा। चलो सर, कुछ घर है, ठीक है? सभी घर का फटाफट निकालो। पर्टिकुलर कर दो, पर्टिकुलर। और कुछ घर जैसे कि ए घर, बी घर, सी घर, डी घर, ई घर। ओके, ए घर, बी घर, सी घर, डी घर, ई घर। ओके, सभी घर है, एक एक हाउस प्रॉपर्टी है बेसिकली। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया आपको सभी घरों का। इसका दे दिया आपको 40, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ, 46 NA, मतलब नॉट एप्लीकेबल। फिर दिया 40, 46, 45। फिर दिया आपको 40, 46, 35। फिर दिया आपको 40, 48, 45। फिर दिया आपको 40, 51, 63। चलो सर, कैलकुलेट करके बताओ स्टेप 1। फटाफट बोलो। 46, 46. इसका 46, 46, 45, इसका कितना? 35, बी का कितना? 35. बी का कितना? 45, सी का? 35, डी का? 51,
सबका मैच हो गया, आंसर सही है? यस सर। तो था मैच হয়েছে? है सर। ओके सर, अगर क्वेश्चंस में ऐसा बहुत सवाल आएगा जिसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स नहीं रहेगा, ये वैकेंसी अनरियलाइज कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? अगर क्वेश्चंस में और कुछ ना गिवन है और आपको सिर्फ स्टेप 1 ही कैलकुलेट करने को मिला है, देन दिस इज द फाइनल जीएवी। ओके सर, जो आपका फाइनल स्टेप है वही आपका जीएवी है। दिस इज द जीएवी अगर कुछ नहीं गिवन है। और बट अगर कुछ गिवन है तो फिर जीएवी कैलकुलेशंस आगे होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। ये तो इजी था। चलो ठीक। पर्टिकुलर, फटाफट बताना। एक्स वाई जेड ए बी, पहले लिख लो, आराम से लिख लो। एम बी, एफ आर, एस आर, एनुअल रेंट, प्रॉपर्टी वैकेंट, प्रॉपर्टी वैकेंट and unrealized is also here. Okay, you are अमाउंट लिख लो फटाफट सर। 140 नीचे नीचे पहले लिख लो। 140, 145, 142, 168 वैकेंट है सर, हाफ मंथ। अनरियलाइज्ड इज 14, ठीक है। अच्छा, इसका 180, 185, 175, 168, 1 ऐसा मंथ में, हाँ। और ये हो गया आपका 42। नेक्स्ट 180, 185, 175, 168, 1, 1, 140, 145, 142, 168, 3 एंड 70। तो फाइनल वाला लिख लो। 231, 262, 241, 252, 5 एंड 42। कैलकुलेट क्या करना है सर आप लोगों को? मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो लॉस निकालना, फिर एक्चुअल मतलब एआरआर निकालना, फिर स्टेप 1 दैट इज आरईआर निकालना, फिर स्टेप 2 मतलब बताना कि एआरआर होगा कि नहीं होगा। आफ्टर दैट स्टेप 3 एंड देन जीएवी। क्या हो जाएगा? करोगे? ये सीख गए तो फिर एनी काइंड ऑफ जीएवी यू कैन कैलकुलेट। कर रहे हो कि नहीं कर रहे सर? बोलो। यस सर, कर रहे हैं। जी सर। सर ये XYZ AB मंथ्स है एक्स वाई जेड ए बी घर है, घर। और घर है। एक्स घर, वाई घर, जेड घर, ए नहीं घर, नहीं, बी घर, सब अलग ये जो अलग। 1 यूनिट जो है ये सब नंबर। ये वैल्यू 1000 में है, ठीक है। 140,000, 145,000 इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। मतलब जैसे ये लास्ट वाला सम्स नहीं कर रहे थे, ऐसा ही है। यहाँ पर भी तो था सेम टू सेम। ये ए घर था, ये बी घर था, ये सी घर, जैसे हम लोग जो सम्स करके आ रहे थे यहाँ से।
जैसे इस घर का वैल्यूएशन नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, सिमिलरली वैसा ही फॉर्मेट में दिया हुआ है, बस अलग अलग है। ये कैलकुलेशन अलग है पूरा का पूरा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है। मतलब एक्स के साथ वाई का कोई रिलेशन नहीं है, जेड का कोई रिलेशन नहीं है, ए का कोई रिलेशन नहीं है, बी का कोई रिलेशन नहीं है। ये आपको यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना। अगर इतना देर से जो समझा रहे थे अगर वो समझे तो सम्स होगा, अगर नहीं समझे तो नहीं होगा। सर पहले लॉग बता दे। बता दो। ए एक्स वाई जेड ए बी का 7 14 14 7 42 14 14 42 हाँ 105 105। कैसे कर लिया, बोलो समझा दो थोड़ा। एनुअल रेंट से जो प्रॉपर्टी वैकेंट है, एनुअल रेंट है तो उसको 12 से डिवाइड किए, फिर 1 मंथ का निकला और फिर हाफ मंथ का है तो 7 हुआ, 14 1 मंथ का हुआ वेरी गुड। रेंट। देखो बहुत अच्छा है रिंकी, 168 एनुअल रेंट है हमारा, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया समझ लो, 168 इज आवर एनुअल रेंट। तो फिर एनुअल रेंट 168 है तो फिर मंथली रेंट कितना हो जाएगा सर? 12 से डिवाइड करेंगे। हाँ सिंपल कर लो, कॉमन सेंस ही तो काम आता है। 168 डिवाइडेड बाई 12, 14, तो एक एक मंथ का भाड़ा कितना हो गया? 14, 14 करके, हाँ ठीक है। और आपका ये घर जो है हाफ मंथ वैकेंट रहा है, वैकेंसी आपका लॉस है ना। हाँ तो वैकेंसी अगर आपका लॉस है तो अगर 14 अगर पूरा एक महीने का है तो फिर हाफ महीने का कितना हो जाएगा? 7। 7 बस। और अनरियलाइज्ड इज नॉट योर लॉस, आज नहीं मिला बाद में मिल सकता है ना, तो इसलिए अनरियलाइज को लॉस ना समझना। तो 7 सेम टू सेम वे में इसका भी करना है, सेम टू सेम वे इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, करके देखो आ रहा है कि नहीं। रौनक एंड चौथा आप लोगों का हुआ, मैच किया। हाँ सर। चलो सर एक्चुअल बता दो, ये समझ में आया रे अमृतेश? अब ये हाँ बाकी सर। बाकी बाकी का हो जाएगा। हाँ ये तो पता चल गया, सबको 12 से ही डिवाइड करेंगे ना जब एक मंथ का या आधा मंथ का पूछेगा तो। हाँ 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 12 के करने, अगर आधा महीने का पूछेगा तो आधा से कर देंगे। सिर्फ इसमें हाँ इसमें एक इसमें दिन 3 का। महीना बोला है, इसमें हाँ 3 महीने बोला है। हाँ तो अच्छा इंटू इसका 3 हो जाएगा। और इसका एनुअल रेंट अलग है, हाँ हाँ ठीक है, सब सेम नहीं है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। 52/12 है और ये 5 महीना वैकेंट है तो इंटू हाँ तो 5, 1 मंथ इंटू 5 कर देंगे इसमें। एकदम सिंपल। एक्चुअल बता दो सर, एक्चुअल रेंट बता दो। सर 147, 112, 153, 56 और 105। 147, 112, 112, 153, ओके, 56 56, और 105। 10, वेरी गुड सर। चौथा का एकदम सही हुआ है, जिनका मैच नहीं किया वो मुझे पूछ सकते हो। कैसे मिला चौथा? एनुअल रेंट से वैकेंसी और अनरियलाइज को लेस कर दिए ना, है सर। एकदम सिंपल, जैसे हम लोग पहले भी करके आ रहे थे। एनुअल रेंट से वैकेंसी, मतलब वैकेंसी का वैल्यू तो यहाँ पर निकाल लिया ना, लॉस का अमाउंट, ठीक है। वैकेंसी और अनरियलाइज का दोनों वैल्यू अगर आप एनुअल रेंट से निकाल दोगे बस आ जाएगा 168 माइनस 14 माइनस 7, 147। दोनों को माइनस कर देना है ना, जो निकाले हाँ पहला हाँ लॉस और वैकेंसी। एक्चुअली अनरियलाइज जो आपको अभी तक मिला नहीं है इस साल तक, और वैकेंसी का यही तो करना था, यही तो हम लोग तब से करके आ रहे हैं सर। ये वाला देखो, एनुअल, वैकेंसी, अनरियलाइज्ड, सभी को तो लेस करना होगा जब जब रहेगा, ठीक है ना, तो जाके ये आंसर मैच कर जाएगा। एनुअल रेंट से वैकेंसी और अनरियलाइज को लेस करो तो ये आंसर मैच कर जाएगा। सर इसमें ये किसको माइनस की एक बार बता दीजिए तो, मतलब करके सम। ये देखो एनुअल रेंट कितना है, 168 है, वैकेंसी के लिए कितना हुआ है तुम्हारा लॉस का? 7 है ना। सिस्टम क्या है,
हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को एक्चुअल चाहिए होता है क्या करते हैं, एनुअल रेंट से माइनस करते हैं वैकेंसी को एंड माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट को। ओके, तो 168 हमारा एनुअल है, वैकेंसी के लिए मेरा 7 है, 7 का लॉस है, हाफ मंथ का वैकेंसी है, और अनरियलाइज मेरा दे के रखा है 14, तो 168 माइनस 7 माइनस 14 तो 147 हो जाएगा। 147। समझ में आया? हाँ सिमिलर पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा, 168 लॉस का 14 अनरियलाइज का 42, माइनस करो ना, 168 माइनस 14 माइनस 42, जो एक्चुअली आपके हाथ में मिल रहा है, जो एक्चुअली आपके हाथ में इस साल मिल रहा है वही आपको एक्चुअल में देना है। अब स्टेप 1 बता दो सर। রানা করছিস না চলে গেলি? আছি দাদা, চলে যাবো কেন? হয়ে গেছে? স্টেপ 1 বল। सर 142 175 175, 175, 142, 241। चौथा ठीक है? हाँ सर। कैसे आया स्टेप 1? ये तो सिंपल तरीका है, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेट में कंपेयर करो, टेक हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ये तो करके आ रहे हैं तब से, है ना? ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही करके आ रहे हैं। MB हायर टेक स्टैंडर्ड रेंट सब्जेक्ट टू जो लोअर है वो लेना है। अमृतेश क्लियर हुआ ना स्टेप 1? ये तो तब से करे आ रहे हैं। ऊपर के दोनों से किए निकाले ना इसको। यस, ये ऊपर वाला ये MBFR म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों में से निकालना है आपको। ये तो हम लोग तब से करके आ रहे हैं, मतलब एकदम स्टार्टिंग से, जब एकदम केष्टपुरा और सॉल्ट लेक वाला घर लिए थे। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर लेना है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो 140 145 हायर कौन सा है 145, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 142, जो कम है तो आंसर क्या हो जाएगा 142, आ गया 142। सिमिलरली यहाँ पर 180 185 टेक हायर 185 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, जो कम है 175, तो आंसर इज 175। ठीक है, एक करोगे तो बाकी समझ में आ जाएगा, हाँ पर बाद में प्रैक्टिस करना है, हाँ नहीं तो भूल जाओगे। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या होता है सर, ये जो एक्चुअल है ये अगर स्टेप 1 से ज़्यादा है तो स्टेप 2 आएगा। ये जो एक्चुअल है ये अगर स्टेप 1 से ज़्यादा है तो स्टेप 2 आएगा, अगर ये लोअर है तो नहीं आएगा। तो क्या एक्स घर में स्टेप 1 आएगा, स्टेप 2 आएगा? ARR is higher. हायर है ना, 147 ज़्यादा है ARR, 147 Yes, इज हायर sir. देन 142, सो ARR इज कम, तो स्टेप 2 एप्लीकेबल होगा यहाँ पर ARR 147। बट अगर आप ये वाला घर में देखो 112 एंड 175 लोअर है ना? 175। इसमें ये लो स्टेप 1 ज़्यादा है तो नहीं ये नहीं आएगा, तब यहाँ पर वैकेंसी है ना, क्यों नहीं आ रहा है, ये एक्चुअल कम क्यों हो गया वैकेंसी के कारण, तो ये स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा और स्टेप 3 पिक्चर में आ जाएगा। इसका भी सेम टू सेम नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ सभी केस में वैकेंसी है, ये भी नॉट एप्लीकेबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल, हर केस में वैकेंसी के कारण ही ऐसा हुआ है। और क्योंकि वैकेंसी के कारण मेरा एक्चुअल कम हो गया है स्टेप 1 से, तो स्टेप 3 आ जाएगा। तो करो अभी स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या, जिसका स्टेप 2 आ गया ना उसका स्टेप 3 नहीं आएगा, तो फिर पहला वाला घर का स्टेप 3 नहीं आएगा बिकॉज उसका स्टेप 2 आ गया है, लेकिन जिनका नॉट एप्लीकेबल हुआ है उनका स्टेप 2 आएगा, स्टेप 3 आएगा। दैट मीन्स क्या करना है, कंपेयर एनुअल रेंट विथ Step स्टेप 1। 3, 153. कंपेयर एनुअल Right. रेंट। अच्छा यहाँ पर अनरियलाइज्ड भी है, ध्यान रखना, इस सम्स में अनरियलाइज्ड भी है, तो रूल क्या है अनरियलाइज्ड रहने का, इफ देर इज अनरियलाइज्ड विद वैकेंसी देन अनरियलाइज्ड रेंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम एनुअल रेंट। तो पहले एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड को हटाओ, पहले एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट को हटाओ, विल डिडक्ट फ्रॉम एनुअल रेंट एंड देन बैलेंस अमाउंट जो बच रहा है उसको कंपेयर करो स्टेप 1 से।
फिर हायर को लो और फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी को लेस करो, समझे? एनुअल रेंट कितना है, एक दिखा रहा हूं, वाई को दिखा रहा हूं, बाकी कर लेना। 168 से अनरियलाइज्ड को लेस करो 42, 168 से 42 को हटाओ अनरियलाइज्ड को, कितना आ रहा है? 1 to 4 नहीं 1 to 6 ठीक से करो, 168 माइनस 42 जितना आएगा, ठीक से बोलो मुझे। 168 माइनस कितना बोला? 42, 126। अब आपको क्या देखना है, 126 एंड स्टेप 1 कौन ज्यादा है सर? स्टेप 1। स्टेप 1 ज्यादा है, तो टेक दी हायर 175। इससे लेस क्या करोगे ड्यू टू वैकेंसी? तो 175 माइनस 14, 175 माइनस 14 कितना हो रहा है? 61, 161। 161। तो ये आपका आ जाएगा स्टेप 3 में। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है, एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड को हटाओ, एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड को हटाओ, ठीक है। 168 माइनस 1, जो वैल्यू आ रहा है उसको कंपेयर करो स्टेप 1 के साथ, टेक दी हायर, अगेन 175 इज दी हायर, 175 से लेस करो 14 जो लॉस है, 175 माइनस 14, जो अमाउंट होगा वही स्टेप 3 में आएगा। सेम टू सेम ए के केस में भी होगा, सेम टू सेम बी के केस में भी होगा। तो था आंसर बोल। দুটো এই 161 ই এসছে हाँ পরপর ठीक है, ওয়াই ये জেড ये भी 161, दिस वन করছি স্যার। करो, ये 100 आएगा, मैं लिख देता हूँ, और ये 136 आएगा। नहीं आए तो बताना। थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है इसमें, जैसे 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 मैंने करवाया इसको घर पे करना, और मैं और क्वेश्चन दूंगा तो उसको प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। हो गया सबका? देखो फिर से हाँ बता रहा सर। हूँ, एनुअल रेट 168, अनरियलाइज्ड को लेस करो, 70 को हटाओ, 168 से হ্যাঁ স্যার এসে 70 গেছে। हटाओ, ठीक है। 168 से 70 को हटाओ, फिर जो अमाउंट आ रहा है उसको स्टेप 1 के साथ कंपेयर करो, टेक दी हायर, ठीक है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा, फिर यहाँ से माइनस 42 करो, देखो 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेम टू सेम 252, यहाँ से माइनस करो अनरियलाइज को, जो अमाउंट आ रहा है उसके साथ स्टेप 1 को कंपेयर करो, देखो ये हायर आएगा। फिर यहाँ से लॉस को हटाओ, देखो 136 आएगा। जो आ रहा है वैसे करना है। आ गया ना? जीएबी समझ में आया? जिसका जो लेटेस्ट है, जीएबी क्या है सर? जिसका जो लेटेस्ट है, मतलब जिसका 161, 161, 100। हाँ, मतलब घर एक, अगर मैं पहला घर का बताऊं, उसका स्टेप 2 में ही काम खत्म हो गया, जिसका स्टेप 2 में लास्ट बात था उसका जीएबी स्टेप 2 है। जिसके केस में मतलब पहला घर मेरा, दैट इज इसका, एक्स का क्या है, एक्स के केस में 147 इसकी जीएबी, 147। ठीक है। वाई के केस में 161 जीएबी, जेड के केस में 161 जीएबी, ए के केस में 100 जीएबी, बी के केस में 136 जीएबी। जिसका जो लेटेस्ट स्टेप है वही उसका जीएबी होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया सबको? रौनक? হ্যাঁ স্যার। यस सर। हाँ दादा। अमृतेश क्लियर? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। लिख लिया? लिख लिया? हाँ लिख लिया ना सबको ही? हाँ हाँ। सर अभी घर में इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है।
जैसे जैसे क्लास में मैंने कराया उसको पहले पढ़ो, फिर उसको जो जो कराया उसको पहले प्रैक्टिस करो, फिर मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, फिर उसको प्रैक्टिस करना। बात समझ में आया कैसे करना है? पहले जैसे मैंने पढ़ाया उसको पहले करो, फिर जैसे जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में किया उसको करो, उसके बाद मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको करो। करने के बाद देखना ये जीएबी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और ये जीएबी से ही आपको आप आगे बढ़ सकते हो हाउस प्रॉपर्टी में, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। मैं बोला कि थोड़ा ट्रिकी है बट टफ नहीं है। इंटरेस्टिंग था कि नहीं इतना मुझे बताना। हाँ दादा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है मजा है। अमृत? हाँ बहुत सीरियसली मज़ा आता है, एकदम रोलर कोस्टर टाइप का होता रहता है। तो था क्लियर ना? है सर। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो इनकी। ओके अमृतेश, थोड़ा टाइम लगेगा बाबू, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, ठीक। ओके एकदम चिंता ना कर, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, टाइम है तेरे पास, अभी टाइम है, डोंट वरी, तेरे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ओके सर, चलो सर फिर। फॉर्म फिलअप कब होगा? फॉर्म फिलअप रिजल्ट तो निकलने तो पहले, पहले वाला का, फिर होगा। तो हम लोग एग्जाम तो जून में होगा ना सर? हाँ जून में ही तो अभी तक बोला है, देखते हैं क्या होता है। सीएस का निकल गया है फॉर्म, तो था पता है ना? না স্যার এখনো তো মেসেজ আসেনি কোনো। नहीं सीएस का फॉर्म फिलअप चल रहा है। স্যার আমার তো ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়েছে। ओ अच्छा, जिसका कैरी फॉरवर्ड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका कैरी फॉरवर्ड उसको, सीएमए का फॉर्म फिलअप अभी तक हुआ नहीं है, होगा। স্যার আমাদের তো কিছু করার নেই, এমনি অ্যাডমিট কার্ড আসবে। जिनका कैरी फॉरवर्ड हो गया उनको कुछ नहीं करना है। जैसे रॉन, सर म्यूट है। মিউট হয়ে গেছে স্যার सर আপনারটা। म्यूट है सर। हाँ ठीक है ठीक है, जिसको कैरी फॉरवर्ड जिसने नहीं किया था उसको करना होगा सीएमए के केस में। सीएस के केस में भी सेम, अनचार्टर्ड के केस में भी सेम, सभी का। ओके सर, ठीक है, चलो टाटा फिर, कल मिलेंगे टैक्स का क्लास में। রাখছি স্যার। बाय कल भी सर। टैक्स का क्लास है हाँ अमृतेश, 11 बजे रूटीन तुझे दे दूंगा। রাখছি স্যার। Excuse me, sir. ओके बाय सर। দাদা ओके, আমার ওই ব্যাপারটা দেখ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তোরটাই এক্ষুনি বসবো 10 মিনিট। ঠিক আছে। ঠিক আছে, Excuse me, sir. हाँ बोलो सर बोलो।